आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के प्रूवमेंट के ऊपर। ओम्स लॉ को प्रूव करना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप ओम्स लॉ है क्या वो जानते हो। तो ओम्स लॉ पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या ओम्स लॉ था? मान लीजिए आपके पास एक ये कोई कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर की लेंथ आप स्मॉल एल कंसिडर कर लीजिए, और जैसे ही आप इस कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करेंगे बैटरी की सहायता से, किसी बैटरी से कनेक्ट करके अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने V वोल्ट का एस्टैब्लिश कर दिया इसके दोनों एंड्स के बीच में, निश्चित ही इसमें एक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। और ओम्स लॉ ये कहता है कि जो आपने वोल्टेज एस्टैब्लिश किया है और जो इसमें करंट आई है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। वोल्टेज बाय करंट ये हमेशा कांस्टेंट नंबर ही मिलता है, और ये ट्रूथ तब है जब आपने कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया है तो निश्चित ही जो आपने वोल्टेज एस्टैब्लिश किया और जो करंट मिलेगी उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। और इसी बात को हमें ओम्स लॉ में प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू लिख दीजिए। वोल्टेज की जगह आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इस पॉइंट को अगर आपको समझना है कि वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय एल कैसे हो गया, तो आप ये समझिए कि आपने अगर बैटरी कनेक्ट की है तो निश्चित ही इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है V, और दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है L। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस V है, दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो निश्चित ही V इज इक्वल टू E इंटू L होता है, जहां L इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। तो चलिए अब करंट की वैल्यू रखिए। करंट की वैल्यू आपने निकाली थी ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में NEAVD, या ये आपका आ जाएगा E इंटू L बाई NEA, और यहां पे बस आप ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू रख दीजिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू निकलवाई थी, स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जरा सीन पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये एक्सप्रेशन मिलना है MEL अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाला तो ये मिला, यानी कि आप इसमें सभी टर्म्स को अगर आप चेक करें तो वो सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट चीज है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर किसी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट चीज है, n मींस होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट है, स्मॉल e दैट मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यह भी एक कांस्टेंट नंबर है। a मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए यह भी एक कांस्टेंट चीज है। हाँ, टाउ मींस होता है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो। और इसीलिए ओम्स लॉ में बात कही गई है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी टाउ कांस्टेंट रह पाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम। और इस तरह से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट आपको मिलेगा, यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट मिला, और यही ओम्स लॉ है। अब मैं क्लियर कर दूं, यही रेजिस्टेंस है, ये चीज रेजिस्टेंस है। वोल्टेज और करंट के रेशियो को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट मींस दिस इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका आ रहा है MEL अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है ये रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस की जगह हमने रखा ये चीज, L बाई A से L बाई A कैंसिल कर दीजिए, और आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है ME अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। इससे पहले अभी तक हम लोग जब भी रेजिस्टेंस का जिक्र करते थे तो कहते थे कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है,
ये कंडक्टर वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है, ये कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात कहते थे कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। बट हम लोगों ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया था कि मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस एक एक्सप्रेशन को, रेजिस्टिविटी के इस एक एक्सप्रेशन को देख करके आप ये भी बता सकते हैं कि मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी रेजिस्टिविटी जो मिल रहा है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो खैर सभी कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मासेस सेम ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये अलग अलग कंडक्टर्स का अलग अलग होता है। एन जो है वो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होगा। अच्छे कंडक्टर्स में एन की वैल्यू ज्यादा होती है और जो थोड़े बैड कंडक्टर्स हैं उनमें एन की वैल्यू कम होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यूनिट वॉल्यूम में। अब ई भी सभी कंडक्टर में सेम होगा, टाउ भी सभी कंडक्टर्स का अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। यानी रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किसी एक कंडक्टर की अगर बात की जाए तो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो जरा चेक करते हैं। किसी एक कंडक्टर के लिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट नंबर होगा। एन मींस होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। तो जब हमने एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लिया है तो उसके लिए निश्चित ही स्मॉल एन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कांस्टेंट चीज है। अब टाउ कांस्टेंट है कि नहीं? टाउ कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। किसी एक कंडक्टर के टाउ की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो। कैसे? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई रहेगी और मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन के कारण रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो काफी मार्के की बात है कि आप किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करना शुरू कर देगा। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू कम हो जा रही है और टाउ कम हो रहा है, दैट मीन्स कि इस रिलेशन पे ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर द कंडक्टर्स, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में कहानी थोड़ी ट्विस्ट लेती है। और ट्विस्ट ये कि सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सेमीकंडक्टर में टाउ डिक्रीज करता है, ये बात सही है। सेमीकंडक्टर के लिए भी टाउ डिक्रीज करता है, ये बात सही है। कैसे? सेमीकंडक्टर में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करना शुरू करेगा। और जब वो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करना शुरू करेगा तो निश्चित ही रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होगी और रिलैक्सेशन टाइम कम होते ही रेजिस्टिविटी बढ़ जानी चाहिए सेमीकंडक्टर में भी। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक खेल और हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते ही रिलैक्सेशन टाइम तो कम होता है बट फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, एन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है और एन की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करती है। टाउ की वैल्यू घटती है बट कम घटती है, एन की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाती है और एन की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ही रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर के केस में टाउ कम होता है, ये बात सही है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो टाउ कम हो जाता है बट स्मॉल एन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है और इस स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ जाने के कारण ही रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब ये दिमाग में आइडिया आती होगी कि कंडक्टर वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन पर असर क्यों नहीं पड़ा था। बेटा, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर ही सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी इनर ऑर्बिट में होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आपने कितना रखा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फ्री होते रहते हैं, जबकि दिस सिनेरियो इज नॉट ट्रू फॉर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होने होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही फ्री रहते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर विल नॉट अफेक्ट
सिग्निफिकेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n पर बहुत खास असर नहीं पड़ता है कंडक्टर के केस में, बट सेमीकंडक्टर में पड़ता है। टेम्परेचर पे किस तरह से रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में डिपेंड करती है। एक फार्मूला है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टोटल 5 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, जहां पर टी नॉट का मतलब है रेफरेंस टेम्परेचर, टी नॉट मीन्स रेफरेंस टेम्परेचर, रो नॉट मीन्स रेजिस्टिविटी, एट टेम्परेचर टी नॉट। किसी टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टिविटी दे दी जाएगी रो नॉट, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी नॉट पर आपको रेजिस्टिविटी मालूम होगी रो नॉट, और किसी दूसरे टेम्परेचर पर, कोई टी टेम्परेचर है, सेकेंड टेम्परेचर, और उस सेकेंड टेम्परेचर पर अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछी जाएगी कितनी हुई, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे। और जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि इस फार्मूले में कौन सा टर्म है। बच्चों, किसी एक टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की दी हुई होगी, जैसे कि मान लीजिए टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितनी है वो गिवन है, और किसी दूसरे टेम्परेचर टी पर अगर आपको रेजिस्टिविटी पूछी जाएगी तो वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। Rho T is the resistivity of the conductor at temperature T and rho naught is the resistivity of the conductor at temperature T naught, and alpha is named as temperature coefficient of resistivity। और temperature coefficient of resistivity का मतलब होता है डियर्स कि आप जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, बट यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज हो गई, दिस इज कॉल्ड अल्फा फॉर दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितनी बढ़ जाती है, दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड अल्फा फॉर दैट मटेरियल। तो कोई भी आपको 4 टर्म्स दे दिए जाएंगे और 5वां आपसे पूछा जाएगा।